हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम इस चैप्टर के मीनिंग, कॉन्सेप्ट और रिसिप्ट एंड पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर के थियरी पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आर सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक or member, etc. Profit is incidental to carrying on its activities. In contrast, business entities are set up with the objective of earning profit. इस पैराग्राफ का मतलब है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो या तो अपने मेंबर्स के लिए या तो पब्लिक के लिए उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहता है सोशल सर्विस करना, और इनके में जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम प्रॉफिट नहीं कहते, उसे हम प्रॉफिट ना कहकर हम उसे सरप्लस कहते हैं। और जैसे कि हर कोई बिजनेस एंटिटीज़ प्रॉफिट अर्निंग के लिए बनी हुई होती है, पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी होती, उसकी ऑब्जेक्टिव कुछ अलग होती है। आगे पढ़ते हैं। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और एन इंटरप्राइज। मतलब जो इस ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है उसके मेंबर्स से या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स से। उनके ग्रुप ऑफ मेंबर को अलग देखा जाता है, मतलब लॉ के हिसाब से उनके मेंबर्स को अलग देखा जाता है और जो एंटिटी है उसको अलग देखा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन आर स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल, लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटीज फॉर promotion of sports, arts and culture, club, etc. Fund required for the activities of a not-for-profit organization are normally contributed by its members, trustees, etc. as donation, member fee and subscription. Fund received by not-for-profit organization may be donation, membership fee, entrance fee, subscription, loans and grants from government, etc. Characteristic or features of not-for-profit organization entity. Not-for-profit organization is a separate legal entity promoted by individuals or enterprises. Purpose. Their purpose is to further cultural, educational, religious, professional objective and rendering service to people at large. Ownership. It is set up as charitable society or trust. Thus, it is not owned by an individual or group of individual but belong to the society. मतलब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चलता है कि एंटिटी जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसको अलग दर्जा दिया जाता है और उसकी जो पर्पस होती है वो सोशल सर्विस होती है। सोशल ऑब्जेक्टिव को लेके उसकी पर्पस होती है, ना ही कुछ प्रॉफिट अर्न करना। और ओनरशिप जो होती है वो मतलब जो रहती है, ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है वो पब्लिक का ही माना जाता है, उसमें कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ, भले उन लोग ने बनाया होगा, उन्होंने उसके लिए कंट्रीब्यूट किया होगा, पर वो उनका खुद का नहीं हो जाता क्योंकि वो एक चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं रहती इस फर्म की, बस क्या करना रहता है, देखो, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट टर्म एज सरप्लस। सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट एसेट एंड ऑल्सो ऑपरेशन। मतलब उनका डे टू डे जो खर्चा होता है उसके लिए सरप्लस तो ज़रूरी होता है, पर उसे हम प्रॉफिट ना कह के क्या करते हैं, सरप्लस कहते हैं। आगे मैनेजमेंट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफन कॉल्ड ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी. Funds required for its operation are given by its members and donors as entrance fee, membership fee, subscription and donation. It is supplemented by the surplus from operation. मतलब इसमें ना ही कोई इन्वेस्ट करता है ना कुछ करता है, बस एक मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर डोनेशन, जो भी चैरिटेबल पर्पस के लिए जिसके पास एक्स्ट्रा मनीज होते हैं, बहुत जन के अपने अपने शौक होते हैं कि कुछ चैरिटेबल सोसाइटी खोलना और उससे फंडिंग करना, तो सब अपने हिसाब से करते हैं। तो वही जो सब करते हैं वही एक मीडियम होता है फंड रेज करने का ऑर्गेनाइजेशन का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट अपीयर्स इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एवरी ईयर विच इंक्लूड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट. Receipt and payment account is a summary of cash receipt and payment during an accounting period. Receipt and payment being shown under appropriate head of accounts. It begins with opening cash and bank balance and end with
closing cash and bank balance of accounting period. Receipts are shown on the debit side, whereas payment are shown on the credit side of the account. Receipt and payment of every nature are shown in this account, whether it is capital or revenue nature, in whether it relate to current year, previous year और next year. इसका मतलब क्या है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो ओपनिंग जो होता है ना, वहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का, और उसके जो एंड में होता है उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का। और रिसिप्ट जो होता है वो डेबिट साइड में होता है और पेमेंट जो होता है वो क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट में ना जो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों के आइटम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम। और उसके अंदर जो आइटम होते हैं वो करंट ईयर के नहीं, जबकि वो करंट ईयर के भी होते हैं, प्रीवियस ईयर के भी होते हैं और नेक्स्ट ईयर के भी हो सकते हैं। फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेचर, इट इज़ एन एसेट अकाउंट, it being a summary of cash receipt and cash payment including bank balance. Basis of preparing, it is prepared on cash basis of accounting, that is transaction and event which have been received or paid in cash are shown in the account. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो कैश बुक है ना वो सिर्फ कैश कितना रिसीव हुआ और कितना पे किया उसी के ऊपर बेसिस होता है, मतलब कैश बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता। थर्ड, कैपिटल एंड रेवेन्यू, इट रिकॉर्ड ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, मतलब उसमें कैपिटल नेचर के भी आइटम आते हैं और रेवेन्यू नेचर के भी आइटम आते हैं। पीरियड, इट रिकॉर्ड ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन वेदर इट रिलेट टू करंट, प्रीवियस और सक्सीडिंग या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उसमें पिछले साल के भी पेमेंट अगर रिसीव हुए तो उसके अंदर आ जाएंगे, इस साल के भी अगर करंट ईयर के भी अगर कुछ पेमेंट मिले या फिर पे किया हमने तो वो रिकॉर्ड होंगे, और अगर नेक्स्ट ईयर का भी किया है तो भी होगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, opening balance of this account shows cash in hand or at bank in the beginning of the accounting period, and closing balance shows cash in hand or at bank at the end of accounting period। मतलब अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उस पर हम, मतलब अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस होती है उसके ऊपर हमें ओपनिंग कैश बैलेंस दिखता है, और जो एंडिंग में होता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमें उसका क्लोजिंग बैलेंस भी मिलता है कैश का। एडजस्टमेंट जो हो गया, अभी देखिए आपको पता होगा कि एडजस्टमेंट जो होता है हम लोग अक्रूवल बेसिस पे करते हैं, तो जबकि कैश बेसिस अकाउंटिंग है तो अक्रूवल एडजस्टमेंट यहाँ पे तो होंगे नहीं। तो देखिए पढ़ लेते हैं। एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव इन एडवांस एंड डिप्रिसिएशन आर नॉट मेड इन दिस अकाउंट एज इट इज़ मेंटेन ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो वही मैं कह रहा था कि ये जो है मतलब कैश बेसिस पे रहता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं होता, और जबकि हमारे एडजस्टमेंट जो होते हैं अक्रूवल बेसिस पे होते हैं, इसलिए इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं किए जाते। पर्पज़, द पर्पज़ इज़ टू शो अमाउंट रिसीव एंड पेड अंडर डिफरेंट हेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, मतलब इसका बनाने का पर्पस क्या है कि हमें पता चले कि भाई किस चीज़ के लिए हमने पेमेंट किया और किस चीज़ के लिए हमें कैश रिसीव हुआ है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में। Income and expenditure account, not for profit organization are not set up for the purpose of earning profit, therefore they do not prepare profit and loss account. Instead they prepare income and expenditure account at the end of the accounting period to determine surplus or deficit. Income and gains are credited to this account while expense and losses are debited. The difference between the two sides is either surplus or deficit. Surplus is added to the capital fund whereas deficit is deducted from capital fund in the balance sheet. मतलब इजी है, इजी लाइन में समझाया गया है तो समझ जाना चाहिए आपको। फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट विथ रेवेन्यू एक्सपेंस टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब यहाँ पे देखिए हमने कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा जो हुआ था कैश बेसिस पे हुआ था, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। First point, revenue expenses for the accounting period are taken whether they have been paid or not. Revenue income for the accounting period are taken whether they have been received or not. मतलब जो हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हैं, ये पहले वाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के ऊपर है और ये रेवेन्यू इनकम वाला आउटस्टैंडिंग इनकम के ऊपर है जो एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। फिर नॉन कैश एक्सपेंस सच एज डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को पेमेंट तो करना नहीं पड़ता, बस हमारे एसेट की वैल्यू घट जाती है तो उसे हम किस एक्सपेंस से बुलाते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये जो नॉन कैश एक्सपेंस है ये भी हम उसके अंदर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉट कंसिडर्ड बिकॉज दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल इनकम और रिसिप्ट डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, मतलब इसके अंदर जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी भी इफेक्ट आती है और कैपिटल इनकम की भी इफेक्ट आती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे है, कैश बेसिस पे नहीं है।
फीचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नेचर, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, हेंस इट इज डेबिटेड विद द एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड इट इज क्रेडिटेड विद द इनकम एंड गेन्स। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब इसके अंदर कैपिटल नेचर के आइटम नहीं आते, सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, और वो भी किस बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। अकाउंटिंग पीरियड, इट रिकॉर्ड ओनली दोज इनकम एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विच रिलेट टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड। ये बात ध्यान देना, करंट अकाउंटिंग पीरियड। जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था, प्रीवियस ईयर का भी होता था, करंट ईयर का भी होता था आइटम, और नेक्स्ट ईयर का भी होता था, पर इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के ही आइटम होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, इट बैलेंस एट द एंड इज सरप्लस और डेफिसिट विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। मतलब जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो भी बैलेंस बचती है उसे या तो सरप्लस होता है या तो डेफिसिट होता है। सरप्लस होता है तो हम कैपिटल फंड में ऐड करते हैं, डेफिसिट होता है तो हम उसे लेस करते हैं। एडजस्टमेंट, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग एंड दस ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पीरियड prepaid or outstanding expense and income provision for depreciation or doubtful debt are made। मतलब जैसे हमने कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बेसिस वाले में पढ़ा था कि वहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होते, पर यहाँ पे अक्रूवल बेसिस है इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट होते हैं। कौन से एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग इनकम जो आना बाकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे के थियरी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। थैंक यू।